वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जी मैंने जिक्र किया था कि फाइनेंशियल मामला जो होते हैं किसी भी एसोसिएशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो बैकबोन होते हैं टू रन द शो। सो वसीम साहब जो कि चेयरमैन हैं LTIA के करंटली, वसीम साहब फाइनेंशियल मामला जो है वो किस तरह चल रहे होते हैं? जैसे चेंबर का एक प्रॉपर तरीकाकार है, मेंबरशिप्स होती हैं, मेंबरशिप रिन्यूअल्स आते हैं और फिर कुछ दो चार चीज़ें चेंबर की, कुछ फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टीज़ हैं, सो वो फंड्स जनरेट होते हैं एंड देन हाउ द सर्कल गोज ऑन। LTIA का किस तरह से बेस करता है सर? मैम, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंड्स के बगैर तो नहीं चल सकती। इसी तरह LTIA भी फंड्स के साथ चलती है और फंड्स LTIA के मेंबर्स ही देते हैं। एज अ चेयरमैन हम कस्टोडियन होते हैं, जो लोगों ने फंड्स देते हैं उनकी हिफाजत करने के और उन्हें प्रॉपर जगह पे यूज़ करने के। एक तो एम्प्लॉयज़ हैं LTIA के जो सारे मामलात को देखते हैं, उनकी सैलरीज़ हैं, फिर मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं उसके ऊपर। तो हमारे जो हमारे फंड्स हैं, एक तो एनुअल सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है, वो एक जनरल मेंबर्स में एक वो सबके लिए है। एक एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर्स की जो है वो थोड़ी सी उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन फ़ी है। इसके अलावा ऑफिस बेयर्स की जो है उसकी स्लैब उससे थोड़ी हाई है, चेयरमैन की उससे हाई है। तो ये एक पूरा जो है वो प्रोसेस है वो जी। इसके अलावा जो मुख्तलिफ इवेंट्स आते हैं जिसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो हमारे ऑफिस बेयर्स हैं या फॉर्मर चेयरमैन है वो फंड्स भी देते हैं। तो ये सारा एक मिलजुल के ये एक LTIA गुलदस्ता है। हमें कोई प्रॉब्लम एज सच नहीं आती इसके मामलात को चलाने के लिए, क्योंकि इसके मेंबर्स जो हैं वो इसका फंड जनरेट करते हैं और इसका एक्सपेंडिचर जो है वो इसके फंड्स के ऊपर होता है। Okay. Sir, being in LTIA, I have felt as well कि progress और growth चल रही होती है, but बहुत सी basic चीज़ें होती हैं जैसे आपके infrastructure के मसाइल हैं and so on, many things. So क्योंकि inflation भी बढ़ रहा है, market में expenditures बढ़ रहे हैं, जो permanent लोग हैं of course उनके payroll increase होंगे और उस तरह। तो क्या इस तरह से कोई एक बजट या फंडिंग एक स्पेसिफिकेशन रखी होती है विच इज़ फॉर द बैकअप और बाय पर्टिकुलर पीपल और बाय पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, कुछ इस तरह का है या किया जा सकता है? मैडम, पिछले कोई 9 ईयर्स से हमारे जो सब्सक्रिप्शन फ़ी थी वो नहीं बढ़ाई थी। इस साल हमने उसमें नॉमिनल सा इजाफा किया है, क्योंकि वो मामलात चलाना डेफिनेटली इतनी इन्फ्लेशन जब आती है तो आफ्टर 9 इयर्स आप एक नॉमिनल सा इजाफा करते हैं, तो वो रिक्वायरमेंट है। तो वो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है और सब्सक्रिप्शन फ़ी लोग दे रहे हैं। और देखें, लोगों को भी अंदाज़ा है कि LTIA आप उनको जितनी सर्विसेज दे रही है, जितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो ये उनका इदारा है और ये इदारा उनकी फंडिंग से ही चल रहा है, तो लोग ताउन करते हैं। और हमने वो नॉमिनल सी जो फ़ी बढ़ाई है, लोगों ने उस पर हमारे साथ फुली कोऑपरेट किया है जी। एक्सेप्टेबिलिटी, वेरी नाइस। खुर्रम साहब, आपका फाइनेंशियल साइड्स को लेके कैसा एक्सपीरियंस रहा इन योर प्रेसिडेंसी एंड बीइंग एन EC मेंबर, एंड इज देयर एनी डिफरेंस बीइंग एन EC एंड बीइंग a chairman except of the responsibility, financial responsibility? थैंक यू वेरी मच। इस अभी जैसे कि अभी चेयरमैन साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमें एज सच को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी नहीं है कि हमें शॉर्ट ऑफ फाइनेंस, हमारे पास फाइनेंस की शॉर्टेज आ जाए। और अगर समटाइम्स वंस अ ब्लू मून अगर कभी हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स आती भी थी, जैसे बीइंग चेयरमैन जब मैं था तो हमारा एक ख़ास एक बजट होता था जो हमारे अकाउंट्स में होता है, लेकिन उसके बावजूद जब हमारे कोई पर्सनल इवेंट्स आते थे तो उसमें हमारी कोशिश होती थी कि हम अपने LTIA के फंड्स को ना डिस्टर्ब करें, हम अपनी पर्सनल पर्सनल ऑफिस बेयरर्स मिलके उसके अंदर उसको कंट्रीब्यूट कर लेते थे। दैट वाज जस्ट लाइक अ पीनट, वो इतना बड़ा यूज नहीं होता, बट इवेंट बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन आपके जो आते हैं हिस्सा वो बहुत नॉमिनल से प्राइजेज आती हैं। तो कभी हमारे में से ना, तो कभी हमारे फॉर्मर्स में से ना, कभी मौजूदा में से कभी किसी ने इस चीज़ को हमारा ना प्रॉब्लम बनने की कोशिश नहीं की है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमारा ये जो है मामला चलते हैं। ओके, वेरी नाइस। चेयरमैन साहब, आप मुझे कंक्लूसिव वर्ड्स में ये बताइएगा, तो एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट का भी स्लोगन है, हमारा भी और इंडस्ट्री की ज़रूरत भी है कि एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जाए और इंपोर्ट्स को इनकरेज किया जाए। इंपोर्ट्स पे थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा कि कौन सी इंपोर्ट आइटम्स हैं जिनको थोड़ा सा शायद एग्जाम्पशन मिलना चाहिए इन अ सेंस
की नेसेसिटी है, बहुत सी इंपोर्ट की आइटम्स, केमिकल्स एंड सो ऑन, बेसिक बहुत सी चीज़ें जो कि नेसेसिटी हैं फॉर द फाइनल प्रोडक्ट, उन इंपोर्ट्स की पॉलिसी किस तरह से हो सकती है, और LTIA में किन फील्ड्स या फिर कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें ज़रूरत है उसकी एग्जाम्पशन या फिर उस पर रिलैक्सिंग मॉड की और उसको इंपोर्ट्स के कैटेगराइज करने पे। मैडम इस सिलसिले में मैं बहुत क्लियर हूँ। आपकी वो आइटम्स जो आपकी रॉ मटेरियल है, जो आपका इंडस्ट्री में इनपुट यूज़ होता है, और देखें आपने कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करनी है और आपने कॉस्ट एफिशिएंट रहना है, वो रॉ मटेरियल और एनर्जी की बेस पे। अगर आपकी एनर्जी सस्ती है, आपकी रॉ मटेरियल सस्ता है, तो आप compete कर पाएंगे दुनिया में। तो रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटी कम होनी चाहिए, और जो आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसको आपको मुल्क में आने से रोकना चाहिए, उसके ऊपर आप ड्यूटीज जरूर लगाएं ताकि लोकल इंडस्ट्री आपकी ग्रो करे। तो ये एक क्लियर फॉर्मूला है जिसमें जो लोकल इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलता है, आपका रॉ मटेरियल सस्ता हो और आपकी फिनिश प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट ना हो पाए। इंपोर्ट भी एक तो ये आप इंपोर्ट पे पाबंदी लगा देते हैं, लेकिन वो स्मगल होके आ जाती है। जितना आप इंपोर्ट पे पाबंदी लगाते हैं या उसको महंगा करते हैं, उतना ज्यादा स्मगलर्स के लिए वो एक आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी वैल्यू का डिफरेंस इतना ज्यादा होता है कि उनके लिए वो आसान हो जाता है। एक तो बॉर्डर्स के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए कि कोई स्मगल्ड आइटम्स मुल्क में ना आए, ताकि हमारा जो ज़र मुबादला है वो इस तरह से ज़ाया ना हो। सर ये रॉ मटेरियल नहीं स्मगल करते, वो महंगा ही आता है हमेशा, बाकी फाइनल प्रोडक्ट जी फाइनल प्रोडक्ट स्मगल होती है, रॉ मटेरियल स्मगल होके नहीं आता। और क्योंकि रॉ मटेरियल में इतनी ज़्यादा जो है वो उनके लिए सेल करना मुश्किल होता है, तो रॉ मटेरियल के ऊपर ड्यूटीज़ आप कम करें और फिनिश प्रोडक्ट के ऊपर आप जो है वो ड्यूटीज़ बढ़ाएं, ताकि यहाँ पे लोकल इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे। सर ये बड़ा अलमिया है, बट कभी कुछ थोड़ा बहुत समझ आ पाया being in chairing seat and also being in tenure of representation के ये स्मगलिंग का वाया क्या बनता है और किस तरह से इसको रोका जा सकता है? बिकॉज विदाउट सपोर्ट तो आप यहाँ से वहाँ तक कुछ एक्स्ट्रा कैश भी नहीं लेके जा सकते, हम लाहौर में होते हुए भी। मैडम इसमें हम गवर्नमेंट ज़्यादा बेहतर जानती है, हम क्या कह सकते हैं। तो ये की जिम्मेदारी है, ये उनको निभानी चाहिए। आप कोई भी सारी मार्केट्स में देख ले, जिस तरह स्मगल्ड चीज़ें बड़ी हैं, तो अब उसका जिम्मेदार एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। अब वो इंडस्ट्री जो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है वो अगर एक्सपेंसिव है तो एट द एंड इंडस्ट्री ने बंद होना है, क्योंकि वही चीज़ एक सस्ती स्मगल हो के जब आपकी मार्केटों में बिकती है और जो यहाँ की मैन्युफैक्चर्ड चीज़ महंगी है तो वो कैसे बिकेगी। तो ये मैं किसी को ब्लेम नहीं, ये जिनका काम है वो उनको देखना चाहिए, तो मैं किसी को खास को ब्लेम नहीं करता। नॉमिनेट नहीं कर सकते, बट हम ये तो कर सकते हैं कि एटलीस्ट उनको पिन पॉइंट किया जाए कि वो मार्केट में, मैं आप बहुत हर कोई देख रहा होता है, एवरी सेकंड पर्सन कि थिंग्स आर इन अबंडेंस लाइंग देयर, बट उनका चेक एंड बैलेंस नहीं है। बट जो नॉर्मल इवन इंडस्ट्री चल रही है ना, तो वहाँ आके तंग करते थे, जो कि अभी आपके टेन्योर में ही हुआ कि LTIA के थ्रू कंपनी को अप्रोच किया जाए, रादर कि वो डायरेक्ट FBR और इधर उधर जाके कंपनीज को चेक एंड बैलेंस कर रहे होते थे। तो वो उनको क्यों नहीं पकड़ते जो कि ओपन। मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप एक चीज एक शॉप पे पहुंच गई है, आप उसको हरासा करें। उसने डेफिनेटली वो चीज किसी से खरीदी है, वो आपके कंट्री में एंटर कैसे हुई है जी, वो एंट्रेंस पे वो चीज रोकनी चाहिए। ये जिम्मेदारी एट द एंड जो दुकानदार है, एक जो एक गरीब दुकानदार है, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती। उसको मिली, उसने अपनी शॉप पे रखी, उसे नहीं पता कि ये स्मगल्ड है या कहाँ से आई है। तो ये चीज जो है वो बॉर्डर्स के ऊपर रोकनी चाहिए और बॉर्डर्स की सिक्योरिटी। हम रिप्रेजेंटेशन होते हुए इस चीज को रेस तो कर सकते हैं ना कि दिस इज हाउ इट इज। एनीवेज वी डू होप दैट स्मगलिंग पे किसी हद तक कंट्रोल के, और जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट की आइटम्स हैं उनको कंपनी इन पर्टिकुलर कंपनी वाइज नहीं कैटेगराइज कर दे गवर्नमेंट के, वो किस तरह से कौन सी नेसेसिटी आइटम्स हैं जो कि एक खास एग्जाम्पशन में या फिर एक कंट्रोल प्राइसेस पे आनी चाहिए। सर एक्सपोर्ट बूस्ट के लिए मैडम, एक्सपोर्ट बूस्ट के लिए वही बात है कि एक्सपोर्ट तब होगी जब आप दुनिया में अपनी प्राइस
के लिहाज से जब आप कम डेट में होंगे, आप फिजिबल होंगे, तो आप, और दूसरी बात क्वालिटी। यहाँ पे मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को ये भी पैगाम देना चाहूँगा कि खुदाया वो R&D पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ पे R&D का फुकदान है। हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते, हम जस्ट इनर कंपटीशन में रहते हैं। तो हमें एक ग्लोबल कंपटीशन की तरफ जाने के लिए अपने R&D का डिपार्टमेंट, ये स्टार्ट में तो एक एक्सपेंडिचर है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाता है जब आप एक्सपोर्ट पे जाते हैं। तो मैं अपने इंडस्ट्रियलिस्ट भाइयों को ये इस प्लेटफॉर्म पे ज़रूर कहूँगा कि वो R&D पे तवज्जो दें, ताकि वो अपनी प्रोडक्ट को आलमी मंडियों तक उसमें उसको पहुंचा सके। तो उसकी एक्सपोर्ट तभी बेहतर होगी, एक अपनी क्वालिटी और दूसरा अपनी जो प्राइस है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में बहुत कंपटीशन है। बांग्लादेश की लेबर हमसे सस्ती है और वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एनर्जी में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सहूलत देती है। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है और पॉलिसीज़ हैं वो वहाँ से जो है वो मुसल्लत की जाती हैं, तो वो गवर्नमेंट के भी हाथ में बहुत कुछ नहीं है। तो यहाँ पे दिन ब दिन जो कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो मुझे शुबा है कि हमारी एक्सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद कम ना हो जाए। खुरम साहब, इस पे आपका क्या स्टैंस है? आप फॉर्मर चेयरमैन भी रह चुके हैं LTIA के और अभी EC मेंबर भी हैं LTIA के। हमने कोविड में अगर 1-1.5 साल पहले का फ्लैशबैक देखें तो हम बड़े खुश हुए थे कि जब इंडिया बंद था, बांग्लादेश तो चाइना इन पर्टिकुलर, तो हमें काफ़ी ज़्यादा जो गारमेंट्स और इसके काफ़ी ज़्यादा हमें टेक्सटाइल के ऑर्डर्स मिल गए। तो वी वर क्वाइट हैप्पी, जो कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इनफ थे, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर को मिले। वो तो चल रहा है, आगे कुछ इस तरह की बहुत आवाज़ निकली नहीं उस ऑर्डर्स के बाद, जब से ये मुल्क खुले हैं, कि हमें कोई नए ऑर्डर्स मिले हो या कुछ इस तरह का आया। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जैसे आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, जैसे कि भी आपने एक स्पेसिफिक जो आप डिपार्टमेंट की बात कर रही हैं वो टेक्सटाइल सेक्टर था, उसको बूस्ट मिला था। गवर्नमेंट ने वावेला भी बड़ा मचाया। जी वावेला भी मचाया था, और उसमें हुआ यूँ था कि कोविड अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में उस तरह ट्रिगर ऑन नहीं हुआ जिस तरह बांग्लादेश में और इंडिया में हुआ। तो यूरोप कंट्रीज़ ने तो अपने मटेरियल को मंगवाना ही था, तो उन्होंने शिफ्ट किया पाकिस्तान की तरफ, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर ने अपनी क्वालिटी को मेंटेन किया एंड दे डिलीवर्ड इट। बट अनफॉर्चुनेटली मैं भी आपके में लेकर आना चाह रहा हूँ बात एक, हम हमारी ना जो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इज अवर इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल अवर इंग्रेडिएंट, जब से इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने बैन किया, रॉ मटेरियल्स पे बैन किया ना, अब हमारी इंपोर्ट की चीज़ें जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हो गए हैं महंगे। अच्छा, दैट इज अनदर सेपरेट मैटर। जी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हाई। मैं आज से 4 माह पहले की बात करूं तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली का यूनिट को 26-27 रुपीस पर यूनिट फॉल कर रहा था, which is now 37 to 38 rupees after 4 months. It's mean 12 rupees per unit is a jump. Exactly. Suppose, 40% yeah, exactly. कोई 50,000 यूनिट यूज कर रहा है, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 रुपीस कर ले, आप अंदाजा लगा लें कहाँ से कहाँ कॉस्ट चली जाती है। और अभी कल ही की खबर थी कि 4 रुपए और 60 पैसे के करीब यूनिट दोबारा इंक्रीज हुआ है। अगर मैं 38 में 4.5 पे ऐड करूं तो इसका मतलब है 42 रुपीस एंड 50 पैसा। मुझे बताएं अब कहाँ से कम्पीट होगा? हम, मेरे ख्याल में हम शायद वो विश लिस्ट की तरफ जाना शुरू हो गए हैं, रियलिटी को हमने पीछे कर दिया, अब हम विश लिस्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। सर, हमारे सॉरी टू इंटरप्ट यू, हमारे 2-3 इदारे बड़े रिप्रेजेंटिंग इदारे हैं, LTIA, LCCI, FPCCI एंड सो ऑन। डायरेक्ट जंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट के इदारों के साथ, टोटल रिप्रेजेंटेशन होती है हुकूमती अहदेदारों के साथ। तो वो नहीं समझते इस बात को, ये बढ़ाते हुए प्राइसेस। मिस देखें, एक मैं चीज़ आपको बता दूं, अभी जैसे कि भी चेयरमैन साहब ने कहा कि हम इस टाइम बहुत बुरे तरीके से IMF के प्रॉब्लम्स में हम जकड़ चुके हैं। ये हमारे पर्सनल डिसीजंस नहीं होते हैं, इवन दो कि हमारे गवर्नमेंट के भी पर्सनल डिसीजंस नहीं है। उनको जो वहाँ से पीछे से कन्वे मैसेज किया जाता है और जो उनको डिक्टेशन मिलती है, अनफॉर्चुनेटली हम उसके ऊपर बिल्कुल इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अगर हम नहीं करते तो डेफिनेटली हमें नेक्स्ट हमारी इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगी, जिसके लिए हम अभी भी वेट कर रहे हैं। हमारा मुल्क वेट कर रहा है कि अगली इंस्टॉलमेंट उनसे मिले, हम अपने मसाइल को, मामलात को चलाएं। तो मेरे ख्याल में हम इसके ऊपर जितनी मर्जी डिबेट कर लें, डिबेट तो होती रहेगी, बट प्रैक्टिकल इसके ऊपर कोई चीज़ हमें फिलहाल बीइंग अ बिजनेसमैन हमारे लिए बहुत वरीड सिचुएशन है ये। सर, मुझे अगर गलत याद नहीं पड़ता तो मेरे ख्याल से ऑन रिकॉर्ड मेरे कुछ प्रोग्राम्स में भी मौजूद होगा, जब कोविड बिल्कुल स्टार्ट हुआ था 2020 की गालबन बात है, जब
चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक प्रपोजल दिया था गवर्नमेंट को कि हमें 3 साल 5 साल का एक टेन्योर फिक्स कर दें जिसमें हम IMF के कर्जे जो हैं वो पे बैक करेंगे और पाकिस्तान को इससे निकलना पड़ेगा। कुछ शायद वजूहात या फिर उनके मुआहदों की वजह से उन्होंने इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था गवर्नमेंट ने, जो कि बहुत बड़ी ऑफर थी। पाकिस्तान के एक पूरा सिनेरियो चेंज हो सकता था। अगर वो इस तरह की डायरेक्ट ऑफर भी नहीं मानते बिजनेसमैन की, तो फिर सोल्यूशन क्या रहता है? बस देखें, इसमें अब ये बहुत सा पर्सनली क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर भी जनरल जवाब दीजिए। हाँ, जनरली इसका इसी किस्म का ही है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर बड़ा सीरियस टेकअप करना चाहिए इस मैटर्स को। बट जिस तरह का हमने सोचा था या जो हम एक चेंज लाना चाह रहे थे अपने मुल्क में, जो हमारी एक होप थी ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट हम बहुत बुरे तरीके से इट्स अ रूइंड नाउ। सर मैं समहाउ आपके साथ एग्री करती हूँ, बट हर दूसरे दिन, बिकॉज मेरा आपका काम ही इंडस्ट्री से रिलेटेड है, अभी कल परसों कुछ साहब फिक्र लोग जो थे वो कह रहे थे कि कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा अच्छा है, लोगों के पास पैसे ही इतना है, आप लोग तो एम ही शोर कर रहे होते हैं, ना कंस्ट्रक्शन का काम रुक रहा है, कोई 2000 लोगों ने अपनी सोसाइटियाँ बनाना शुरू कर दी, ये भी हो गया वो भी हो गया, चीज़ों का फुकदान हो गया, सीमेंट रेत बजरी कम पड़ गए, बट लोगों के पैसे नहीं ख़त्म हो रहे, वो मांग रहे हैं, और फिर इसका मतलब है तो मांग रहे हैं। अच्छा, वो क्लास जो एक 10% और 90% वाला डिफरेंस है ना, उसको काउंट नहीं करते, वो उसको देखते हैं। और अगर उस पर बात आए तो उसके काउंटर ओपिनियन ये आ रही थी कि हॉकर की बात करते हैं तो वो रेडी खाली करके जाता है रोज़ शाम को, तो वो कहीं पे बेच के जाता है, तो वो लेके जाता है, तो फिर आप किस बात का शोर करते हैं? सर इस किस्म को थोड़ा जस्टिफाई कीजिए, मेरी नाके शकल से समझ। मिस, ये बड़ा गलत असेसमेंट है जो कि ये की जा रही है ना, ये सिर्फ अपने आप को आप रिलैक्सेशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं। हम बात करते हैं 22 करोड़ आवाम की डिवाइडेड बाय चंद हज़ार लोगों की, ठीक है। अच्छा, अब वो डेली फेसेस आपको नजर नहीं आएंगे, आज कोई और फेस होगा, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, आप उनको डिवाइड भी करेंगे, वो मेरे ख्याल में 4 से 5% बनेंगे आपकी टोटल आबादी का हिस्सा। अगर हम इन फिगर्स को लेके अपने आप को सेटिस्फाई करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में फिर हमारे से एग्जैक्टली मेरे ख्याल में ग्राउंड रियलिटी जो होती है ना, देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, विश लिस्ट साइड पे होनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो हकीकत होती है जिसको फेस करना चाहिए, उसको गवर्नमेंट को भी फेस करना चाहिए, हमें भी फेस करना चाहिए। जो ये आप कह रही हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, अब गवर्नमेंट जो भी कहा गया था, जो फिगर्स उन्होंने उनके पास हैं, ये दीज आर जस्ट अ फ्यू पीपल जिनको हम हाईलाइट करके सबके सामने लेकर आ जाते हैं। मुझे आप बताएं, आज हमारे साथ बाहर निकले, बाजार जाएं, हम जाते हैं थोड़ा सा ठीक पॉपुलेटेड एरियाज में, हम लोगों के मसाइल देखें, शाम को टीवी भरे पड़े होते हैं लोगों के मसाइल से, हमने कभी उनको नहीं देखा। हम सिर्फ वो देखते हैं कि जो हमें ग्रीन ग्रीन चीज़ नज़र आ रही होती है कि हाँ जी ये बड़ा अच्छा हो गया, दिस इज़ अ गुड थिंग, हमें अच्छी होप लेके चलना चाहिए, बट रियलिटी का हाँ आंखें बंद करके नहीं चलना चाहिए। वसीम साहब, सेम सवाल, आप भी अपने आखिरी अल्फाज मुझे इस बात में बताइएगा कि ये जो लोग कह रहे हैं, मैंने जिक्र किया कि ये जो लोग कह रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बीइंग इन इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज़ भी हैं जिनके पास 500 हज़ार लोग नॉर्मली काम कर रहे हैं। उन इंडस्ट्री में एक मजदूर की हालत क्या है? और ये जो लोग दिखा रहे होते हैं कि कंस्ट्रक्शन बढ़ गई, सोसाइटियाँ बढ़ गई, रेस्टोरेंट भरे पड़े हैं, कैफेज भरे पड़े हैं, इनका कंपैरिजन करना और उनको देखना ही ना, ये कैसे कर लेते हैं लोग? मैडम, जैसे खुरम साहब ने बोला, बिल्कुल सही बात है कि हम फोकस कर रहे हैं सिर्फ 1 to 2%, और 1 to 2% जो है वो ज़्यादा नुमाया, इन्होंने 4 to 5% की बात की, मैं तो ये कहता हूँ ये 1 to 2% होगा, इससे ज़्यादा आप देखें इस वक्त। मैं कहती हूँ हम बड़ा इसको अगर बढ़ा भी लें तो 10% भी चले, फिर भी 90% को चले। अब हुआ ये है कि बेसिक जो मसला है इन्फ्लेशन की वजह से, हमारा जो मिडल तबका है वो ख़त्म होता जा रहा है, वो लोअर में शामिल होता जा रहा है, और एक जो बहुत जिसको हम कहते हैं 1 to 2%, वो एक बहुत ज़्यादा एक जो स्टेटस डिफरेंस आ गया है, या जो तबकाती जो फ़र्क आ गया है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि अमीर बहुत ज़्यादा, जिनके पास पैसा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और एक जो दरमियाना, देखे इकोनॉमी चलती है दरमियाने तबके पे, देखो एक गरीब आदमी तो वो मैनेज कर लेगा, एक सफ़ेद पोस्ट जो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, और उसने अपनी सेल्फ जो उसकी इज्जत
इज्जत है, रिस्पेक्ट है, वो उसके अंदर उसने रह के अपने वो जो मामलात चलाने हैं। तो बेसिकली वो जो दरमियाना जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी है, मिडिल क्लास है, जो रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, वो जब आप उसको लोअर क्लास में ले आएंगे तो इकोनॉमी जो है वो आपकी डिस्टर्ब होगी। तो मेन हमारा जो मसला है वो यही है कि हम वो एक छोटे से ग्रुप की तरफ देखते हैं कि जी ये वो देखे वो कितना यहाँ पे कितनी गाड़ियां आ रही हैं, यहाँ पे देखे जी कितनी मोटर बाइक्स बिक गई हैं। तो वो ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि आपके पास कोई ऐसी स्टडी है कि आपका जो मिडिल क्लास है वो कितनी मिडिल क्लास पिछले साल या उससे पिछले साल लोअर क्लास में चली गई है। तो अगर आप वो रेशो निकालना शुरू करेंगे, उसके ऊपर कोई स्टडी निकालेंगे, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि लोगों के मसाइल बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ पे देखें सिटी के अंदर बैठ के यहाँ पे बातें करते हैं, पूरा पाकिस्तान ये नहीं है, चंद ये पोश इलाके पाकिस्तान नहीं है। आप एक ग्राउंड रियलिटी, एक वसी जो अपनी नज़र से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मसाइल नज़र आएंगे। बिल्कुल ठीक है सर। मैं लास्ट में सिर्फ एक पंच लाइन में आपसे पूछना चाहूँगी, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर पे कोई बात नहीं करता सर। अगर हम मिडिल क्लास की बात कर लें और हमारी यूथ की बात कर लें, 1 करोड़ कोई नौकरियां मिलनी थी, उनको तो भी हम भूल जाते हैं। जो एग्जिस्टिंग नौकरियां उनमें से भी बहुत सी कंपनीज जो हैं डाउनसाइजिंग कर रहे होते हैं और बड़ी सी यूथ है वो वेस्ट भी जा रही है। मज़ीद एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए? मैम आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको स्किल्ड और एजुकेटेड लोग चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो कंसर्न्स हैं कि हमारी अगली नस्ल भी ज़ाया हो रही है, हम नहीं उनको एजुकेट कर पाए। खुदारा एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अगर कहते हैं कि पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी, हम आप उसमें प्राइमरी क्लास को, प्राइमरी 5वीं क्लास तक कंसिडर करते हैं कि हमारी जो है वो शरह ख्वानदगी 25% है, तो उसमें भी सिर्फ 5 क्लास जो है वो 25% पढ़े हुए हैं। तो एजुकेशन जो है और हेल्थ ये मेन इश्यूज़ हैं, तो इसके ऊपर तो हम दुआ ही कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वसीम साहब का और खुर्रम साहब का। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।